हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि संविधान के गद्दार कौन। यानी चर्चा बहुत खरी खरी है। संविधान के गद्दार कौन? गद्दार किसको कहते हैं? गद्दार उसको कहते हैं जिस पर भरोसा हो, यानी जिसने लोगों का भरोसा जीता हो कि वो ये काम करेगा और ठीक उसके विपरीत वो काम करने लगे अपने निहित स्वार्थों के लिए, उसे हम गद्दार कहते हैं। तो आज के दिन पर मैं चर्चा करूंगा संविधान के गद्दार कौन। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब को हरा करके अंग्रेज बंगाल पर कब्जा किए। बाद में 1764 में बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें लखनऊ के नवाब और बंगाल के उस समय के दूसरे नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह भी पराजित हुए। इलाहाबाद की संधि हुई। पूरा आज का बिहार, असम, पूर्वोत्तर, बंगाल, उड़ीसा, ये सब चला गया अंग्रेजों के पास। शेष जो बचे रजवाड़े थे उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश के, वो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए। और इस तरह से देश में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित हुई। अंग्रेजी हुकूमत से निजात पाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सारी जनता सड़क पर आती रही, संघर्ष करती रही। पूरे भारत के लोगों को एक में जोड़ने का अगर कोई आकर्षण पैदा हुआ तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ जुड़ा और एक होकर चला। जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसी समय इस देश में जो सामाजिक कुप्रथाएं थीं, उनके खिलाफ भी लड़ाई चल रही थी। यानी हम दो लड़ाई एक साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों से सत्ता पाने की और समाज को सामाजिक बुराइयों से मुक्त कराने की। सन 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। हमारी लड़ाई में हम एक चीज़ हासिल कर लिए और वह थी अंग्रेजों से सत्ता पाने की हमारी लड़ाई। लेकिन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो तब तक कुछ हासिल नहीं की थी। उधर भी बहुत सारी तरह की कुरीतियों का अंत हो चुका था। समाज का बहुत बड़ा तबका, खासकर जो आदर्श तबका था उस समय का, जो शीर्ष नेतृत्व था उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन का, वे सब लोग छुआछूत के खिलाफ थे। वे सब लोग व्यक्ति की गरिमा के पक्ष में थे। वे सब लोग विधि के समक्ष समता के पक्ष में थे। वे सब लोग जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। और यही कारण है कि इन सब लोगों ने मिलकर जब संविधान लिखा तो न केवल लिखा बल्कि उसको लागू भी किया, उसको चलाया भी। और चलाने का परिणाम यह हुआ कि बिना किसी खूनी क्रांति के सभी जमींदारों की जमींदारियां ले ली गईं। सभी रियासतदारों की रियासतें, जो रजवाड़े थे, वो ले लिया गया और देश में लोकतंत्र फलने फूलने लगा। लोगों को खाने को अनाज नहीं था। देखते देखते महज 20 वर्षों में देश आत्मनिर्भर हुआ। खाद्यान्न का संकट समाप्त हुआ। पहनने के कपड़े नहीं थे। इतने वस्त्र हो गए कि आज बहुत गरीब को छोड़ दीजिए तो किसी के पास ऐसा नहीं है कि कपड़ा फटने तक वो पहने। और गरीब भी, चूंकि वो कहीं और से उसको मिलता नहीं है, अन्यथा कपड़ों की कमी नहीं है। सबके घरों में कपड़े भरे पड़े हैं। देश इतना आगे चला गया। इतना ही नहीं हुआ, देश ने और भी कई त्याग किया। संविधान में बार बार संशोधन करके उसको और ज्यादा सामाजिक सुधारों के अनुकूल बनाया गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच भारत की राजनीति बदली और राजनीति जाति और धर्म पर चली गई। धर्म की राजनीति करने वाले कौन लोग थे? ये सब लोग जानते हैं कि आरएसएस की कोख से पैदा जनसंघ और बीजेपी, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो सरेआम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। उनका एजेंडा एकदम साफ है, किसी से छिपा नहीं है। दूसरे ओर सामाजिक न्याय के नारे के तहत जाति की राजनीति की गई। यानी एक ने धर्म के नाम पर राजनीति की, एक ने जात के नाम पर राजनीति की। वर्तमान की राजनीति दो धड़े में बंट गई। धर्म की राजनीति करने वाले वे लोग हैं जो संविधान के बनते समय से उसे नहीं मानते हैं। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर जी ने कहा था कि हमारे पास मनुस्मृति है, हमें किसी नई किताब की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी पोथी है। तिरंगे के लिए उन्होंने कहा था कि हमारा भगवा ध्वज है, ये 3 रंगों का 3 पट्टी वाला झंडा अशुभ है।
इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने कहा था कि किसी देश की राजा कोई महिला बन जाए ये अपशकुन है, और वो भी विधवा, ये सबसे बड़ा अपशकुन है। तो ऐसे करके वो लोग हमेशा संविधान के खिलाफ आचरण करते रहे। न तिरंगे को मानते थे, न संविधान को मानते थे, न संविधान सभा में हिंदू महासभा शामिल हुई थी, न आरएसएस समर्थन किया था। बाद में उनकी कोख से पैदा जनसंघ और बीजेपी ये हमेशा चुनाव में भाग लेते रहे, लेकिन इनका एजेंडा किसी से छिपा हुआ नहीं था। समय समय पर थोड़ा अपने कोई पीछे करते रहे। और एक बात और बता दें दोस्तों कि ये सारा नैरेटिव किसके खिलाफ था? आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस के खिलाफ था, यानी संविधान बनाने वाली कांग्रेस के खिलाफ था, संविधान को लागू करने वाली कांग्रेस के खिलाफ था। मैं बात कांग्रेस पार्टी की नहीं कर रहा हूं, विचारधारा की कर रहा हूं। उसी के विरोध में एक दूसरा धड़ा पैदा हुआ जिसने सामाजिक न्याय की मांग की, और सामाजिक न्याय के नाम पर जात की राजनीति हुई, जबरदस्त राजनीति हुई। आज के समय में भारत में या तो धर्म या जात की राजनीति ही चल पा रही है, सर्व समाज की राजनीति का कहीं नाम लेवा कोई नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि संविधान का गद्दार कौन? संविधान का गद्दार हम उसे नहीं कह सकते जो सरेआम कहता है कि संविधान एक पोथी, हम नहीं मानते इसको। हम संविधान का गद्दार उसे नहीं मानते जो संविधान बनाने तक का विरोध किया हो। संविधान के गद्दार वे लोग हैं जिन्होंने जनता में विश्वास दिलाया कि संविधान खतरे में है, हमें न्याय नहीं मिला, हम यहां आएंगे तो न्याय दिलाएंगे, हम होंगे तो संविधान बचेगा, और वे संविधान को खतरे में डालकर भाग रहे हैं। ऐसे लोग संविधान के गद्दार हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार की वर्तमान घटना पर, जहां जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस बना रहे थे वो तो भाग ही रहे हैं। 2 दिन से न्यूज चल रहा है कि जीतन राम मांझी जी को लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर रहे हैं, 4 विधायकों वाली पार्टी के प्रमुख को। अभी बीबीसी पर उन्होंने बयान दिया है, मैंने सुना है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि लालू के राज में तो बहुत खराब था, वही आ जाएगा, और हमें 2 मंत्री अगर मिल जाए तो हम जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हैं, हम तो एनडीए के पार्ट हैं। अब जरा बताइए दोस्तों, बीजेपी से संविधान को खतरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस कहेगा, क्योंकि आरएसएस से ही बीजेपी पैदा हुई है। तो ऐतिहासिक कारण है कि बीजेपी से संविधान को खतरा रहेगा, और यही कारण है कि संवैधानिक मूल्यों की परवाह नहीं करते। लेकिन जो लोग उसके विरोध में सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर, क्योंकि सामाजिक न्याय कौन देगा? संविधान देगा। यानी जो सामाजिक न्याय के नाम पर, जाति के नाम पर संविधान की राजनीति करते हैं, वे क्यों नहीं संविधान के साथ खड़े हो रहे हैं? दरअसल संविधान के साथ कैसे खड़े होंगे? संविधान की आड़ में इन लोगों ने जात की राजनीति की है, संवैधानिक मूल्यों की राजनीति नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ जातियों की राजनीति। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मूल निवासी का नारा हो या 85 बहुजन का नारा हो, ये खोखला है। क्यों खोखला है? जो लोग इसकी वकालत करते हैं वो विनम्रता पूर्वक इसका उत्तर दे दे कि बिहार में नीतीश कुमार को आप किस संख्या में गिनते हैं, 85 में या 15 में? जीतन राम मांझी को आप कहां गिनते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लल्लन सिंह को कहां गिनते हैं, मनोज झा को कहां गिनते हैं, वो तो गिनती में ही नहीं है, वो कहीं गिनती में नहीं है। अगर वो गिनती में होते तो आनंद सिंह ने जब मनोज झा के खिलाफ बोला था तो सड़कों पर आंदोलन छिड़ जाता, क्योंकि मनोज झा जैसा कोई संविधान का सच्चा समर्थक आपको दिखाई नहीं देता है। बिहार के सभी नेताओं को एक तरफ से देख लीजिए, राज्यसभा में, सदन में सबकी आवाज सुन लीजिए, जो आवाज मनोज झा के मुंह से निकल पाती है वो किसी के मुंह से नहीं निकल पाती है। जिस तरह का तेवर अमित शाह को लल्लन सिंह ने दिखाया था, वैसा तेवर कोई नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर जो जात की राजनीति है, उस जात की राजनीति में संवैधानिक मूल्य वाले नहीं चाहिए, उसमें हमको हमारी जाति का आदमी चाहिए। और जब सबको सबकी जाति का चाहिए तो अभी जाति जनगणना हुई है, उस जाति जनगणना ने समाज की हकीकत को सामने रख दिया कि जो सबसे बड़की जाति है संख्या के आधार पर वो 14% है। उसको सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत सारी जातियों की सीढ़ी लगानी पड़ेगी।
बहुत सारी जातियों की सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो फिर जातीय गोलबंदी ही आपको सत्ता तक पहुंचाएगी। जब विचारधारा की राजनीति छोड़ करके आप जात की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, तो ये बहुत दिन तक न्याय के साथ आपको खड़ा होने नहीं देगी। नहीं तो न्याय की बात अगर आप करते, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मनोज झा जैसा संविधान के बारे में चर्चा करने वाला, खुलकर आवाज रखने वाला व्यक्ति कौन है आज के समय में? लेकिन नहीं, आज जब संविधान का चहुओर मानमर्दन हो रहा है, एक बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय पर धरना दे रही है 190 दिन से, अब 200 दिन होने जा रहा है। मायावती जी ने कुछ बोला? कोई आवाज आई मायावती जी की? कोई आवाज नहीं, एक भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन फिर भी उनके समर्थक जात के नाम पर साथ में खड़े रहेंगे। और क्या पाएंगे वो? जीतन राम मांझी जी की जात के लोग जीतन राम मांझी जी के साथ। अब आप बताइए कि जीतन राम मांझी जी का लगाव किससे है? जिस संविधान के कारण से जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉलेज में थे, पूना पैक्ट के तहत जो आरक्षण मिला है कि SC ST से इतने लोग विधानसभा और लोकसभा में चुने ही जाएंगे, जो सन 1950 के बाद महज 10 वर्षों के लिए था, जिसे अब तक 7 बार बढ़ा करके 80 साल तक किया गया। उस आरक्षित सीट से चुने गए थे कांग्रेस के बुलावे पर। कांग्रेस के उस समय के नेता घूम घूम कर देखते थे कि उस समुदाय से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सदन में आने लायक हो, क्योंकि सदियों के अपवंचना के कारण उसमें से कोई ऐसा नहीं था। तो खोजने गए कि नहीं गए? न केवल संविधान लिखे, पारित किए, बल्कि खोजने गए। उनको लगा कि यह व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो जीतन राम मांझी को ले आते हैं, उनको चुनाव का टिकट देते हैं, वो विधायक बनते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे थे, थोड़े से तेज थे अपने समाज में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में। लेकिन वो अपने ही दम पर नहीं जीते हैं। कांग्रेस का भी तो वोट उनको मिला होगा पूरी तरह से। जीतने के बाद वो सन 90 में दूसरी पार्टी में कांग्रेस विरोधी खेमे में जाते हैं, फिर इसके बाद वो लालू विरोधी खेमे में जाते हैं, फिर नीतीश कुमार विरोधी खेमे में जाते हैं, फिर आज वो संविधान विरोधी खेमे में जा रहे हैं। जिस संविधान से वो पैदा हुए, उस संविधान के खिलाफ जाने में रत्ती भर कोई गुरेज नहीं है। लेकिन संविधान जिनको बचा रहा है, अगर ये संविधान हट जाए तो जो आज न जाने कहां चले जाएंगे, जितने भी समाज के लोगों को, उन लोगों को उसमें मसीहा सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि वो अपनी जाति के व्यक्ति हैं। मैं जीतन राम मांझी जी के व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक नजीर दे रहा हूं। इस तरह से हजारों नेताओं की फौज भारत में खड़ी है, जो केवल जात के नाम पर नारा लगा करके नेता बन रहे हैं और उनके जात के लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो क्या बदला यही कि अब आपके जाति में से आपका गुलाम बनाने वाला पैदा हो गया। पहले कोई बारी था, लेकिन संविधान बनाने वालों की तो यह मंशा नहीं थी। संविधान बनाने वालों की मंशा थी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की योग्यता। कहां गई योग्यता? कहां है योग्यता? कौन सी परख है बताइए? तो मैं एक बात एकदम साफ साफ कह रहा हूं कि अगर संविधान बचाना है और अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा, यह संविधान ही है जो स्वतंत्रता की हवा सांस के रूप में लेने का अवसर दे रहा है। ऐसे 90% लोगों को संविधान के साथ खड़ा होना होगा और तब आपको केवल ऐसे लोगों को अपना नायक मानना होगा, और उतनी ही देर तक जितनी देर तक जो व्यक्ति संविधान के साथ खड़ा हो। जैसे ही वो संविधान के खिलाफ आचरण करे, फौरन उस पर सवाल करिए। मैं संविधान कमजोर क्यों हुआ, इस पर आपसे चर्चा करता रहूंगा। मैं बताऊंगा कि संविधान में कितने संशोधन कर दिए गए और ये सारे संशोधन किसके पक्ष में हुए। इतने सारे संशोधनों के बाद आज संविधान कमजोर कैसे हो गया, संशोधन करने वाले कौन थे, किसके लिए कर रहे थे, जिनके लिए किए वो कहां खड़े हैं और जो करने वाले थे वो कहां खड़े हैं, ये सब पर मैं चर्चा करूंगा। बस एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि संविधान की कोई ना कोई प्रति मंगा लीजिएगा, खरीद लीजिए संविधान। आप बेयर एक्ट, किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां कानून की किताबें मिलती हों, आप वहां से संविधान का बेयर एक्ट मंगाइए। बेयर एक्ट का मतलब जो मूल संविधान जैसे लिखा हुआ होता है उसको मंगाइए। मैं बताऊंगा आपको कि मूल संविधान से आज तक में संविधान को कितना बदल दिया गया है और क्यों संविधान कमजोर पड़ गया है। क्यों ऐसा हो गया है कि मनोज झा जैसे संविधान की समझ रखने वाले, योग्यता रखने वाले व्यक्ति को आप सीएम पद का दावेदार बनाने से डरते हैं? क्यों डरते हैं?
कल से कवायद चल रही है, 4 विधायकों को जीतन राम मांझी जी को मिला करके लालू यादव दाव चलेंगे। कौन सा दाव है भाई? सत्ता पा जाना अगर केवल दाव होता दोस्तों, तो सत्ता में नहीं थे 70 साल में जो बदलाव हुआ, और सत्ता में जब हैं तब संविधान को खतरा है। सत्ता में हो जाना, पा लेना कोई बहुत बड़ा दाव नहीं होता है। सत्ता के मूल्यों की रखवाली कर लेना, सत्ता समाज के लिए चले, सामाजिक न्याय के लिए चले, लोगों को हक हुकूक मिलता रहे, इसके लिए सत्ता का विरोध कर देना भी सत्ता पाने से अच्छा होता है। अगली वीडियो में मैं आपसे संविधान में हुए संशोधनों पर चर्चा करूंगा। तैयार रहिएगा। जो भी बात मेरी होती है सब की सब संविधान के अनुसार होती है। आपकी आंख खुल जाएगी कि संविधान कमजोर क्यों पड़ रहा है। और एक ध्यान दीजिएगा, एक नेता ऐसा है जो पैदल पैदल पूरे देश की यात्रा कर रहा है। शेष लोग, वो तो घमंडी है, बात नहीं कर रहा है। क्यों घमंडी है? जनता से बात करना है। निकालिए आप बिहार में पदयात्रा नीतीश कुमार जी। आप इधर की पदयात्रा करने की बजाय उधर की पदयात्रा करने लग रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, आप निकालिए पदयात्रा। आप केवल वोट लेकर के और उतनी सी सीट लेकर के सौदेबाजी कर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये संविधान के साथ खड़े होने की राजनीति नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहचानना होगा कि संविधान के नाम पर संविधान के साथ खिलवाड़ कौन लोग कर रहे हैं। और भारत की जनता से मैं कह रहा हूं, मैं किसी जाति वर्ग धर्म समुदाय के व्यक्तियों से नहीं कह रहा हूं। जाति वर्ग धर्म समुदाय केवल तब देखा जाएगा जब ये संविधान हट जाएगा। तब जो व्यवहार होगा वो जाति को देखकर होगा, धर्म को देखकर तो आज ही हो रहा है। संविधान के हटते ही जाति को देखकर होगा, लिंग को देखकर होगा। महिलाओं की आजादी में खतरे में आएगी। तो इसको जरा ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि जनता ही संविधान बचाएगी। जनता में से ही वो नायक पैदा होंगे जो संविधान को बचाएंगे। किसी जाति या धर्म को गाली देने से संविधान कमजोर होता है, ऐसा कहने वाले केवल गुमराह करने वाले लोग होते हैं। वो संवैधानिक मूल्यों को नहीं जानते। ये बात जितनी जल्दी जनता को समझ में आ जाएगी, उतनी ही जल्दी से संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग सत्ता में आने लगेंगे। तब संविधान अपनी पूरी चमक दिखाएगा, पूरा इसका फलक विस्तृत होगा। नहीं तो हमारे भारत में न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं और न जाने कहां वो दफन है। बस एक उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा। एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। 5 साल बीजेपी में थे, मंत्री थे। तब क्या उनका ज्ञान कम हो गया था रामचरितमानस के बारे में? तब नहीं जान रहे थे वो? उनकी बेटी आज भी बीजेपी में सांसद हैं और वो रामचरितमानस लेकर के तुलसी दुबे कह करके सभी ब्राह्मणों को एक तरह से निशाने पर लेते हैं। रामचरितमानस की आलोचना अगर वो पवित्र भाव से करते तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो उतनी आलोचना नहीं कर पाएंगे जितना मैं कर दूंगा। लेकिन ये आलोचना ब्राह्मण समाज को बदनाम कर देने भर के लिए नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखना होगा कि संविधान पर लिखी जितनी किताबें भारत में इस समय पढ़ी जा रही हैं, मौजूद हैं, उन किताबों में से 99% किताबों के लेखक भी ब्राह्मण हैं। तो रामचरितमानस का लेखक आप ब्राह्मण बता करके कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं? संविधान लिखने वाले लेखकों के जाति क्यों नहीं बताते आप लीजिए, ले चलिए मेरी किताब और बताइए कि नहीं पंकज कुमार त्रिपाठी ने संविधान पर 2-2 किताब लिखी है। इसको मानिए, इसको पढ़िए। ये बाबा साहब ने लिखी है, पंडित नेहरू ने लिखी, महात्मा गांधी के आदर्श इसमें भरे पड़े हैं। नहीं तो ये देखिए पीछे मैंने चित्र लगाया है। ये कौन लोग हैं जो पटेल साहब की मूर्ति पर किसके नाम पर ये ट्रैक्टर चला रहे हैं? जब जात की राजनीति करोगे तो ये ध्यान दे लेना दोस्तों कि संविधान बहुत दूर छूट जाएगा। महापुरुष बंट गए, बांट दिए गए महापुरुष। वह संगठन तो बांट ही रहा था महापुरुषों को, जो संगठन उन महापुरुषों को अपने सिद्धांत के विरुद्ध देख रहा था। लेकिन वो सभी महापुरुष एक साथ खड़े थे।
लेकिन उन महापुरुषों की मूर्ति लगा लगा करके जिन्होंने महापुरुषों को बांटा है, संविधान के गद्दार खोजना है तो उनमें देखिए, आप मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।